हम खड़े हैं न्यायालय परिसर में और हमने देखा है कि जब व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना, कोई अत्याचार या कोई बड़ा धोखाधड़ी का मामला या किसी पारिवारिक मामले को लेकर अगर विवाद होता है तो वो दौड़कर या तो पुलिस थाना जाता है, और अगर पुलिस थाने में अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वो न्यायालय में आता है और वकील उसको वो रास्ता दिखाता है ताकि उसको समय पे न्याय मिले। लेकिन हमारे सामने एक अशोक महावर जो एडवोकेट है खुद, और ये खुद ही न्याय के लिए भटक रहे। हम जानते हैं कि आखिर इनकी पीड़ा क्या है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सर, मेरा नाम है अशोक कुमार महावर जी, और मैं कोटा का ही निवासी हूँ। और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था सन 2021 में, 13 अगस्त 2021 में मैंने बार काउंसिल जोधपुर में रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद में एडवोकेट बन गया। दरअसल बात ये है कि मेरा एक पारिवारिक मैटर चल रहा है जिसका 125 भरण पोषण मेरे ऊपर लगाया गया है अजमेर कोर्ट में, पारिवारिक न्यायालय 1 में। किसने लगाया? मेरी पत्नी सुनीता ने। जी, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 19 नवंबर 2018 को। क्या विवाद रहा आप दोनों के बीच में? विवाद ये रहा कि विवाद का तो कोई विषय ही नहीं था, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही वो चली गई। अच्छा। फिर जैसे तैसे मना के उसको लाए, लेकिन फिर बात थोड़ी थोड़ी गेपों में आती है, 2-3 दिन दूर रुकती है, उसके बाद उसका भाई लेके चले जाता है। इस तरह से ये विवाद बढ़ता गया। तो बाद में वो बहाना बन के ही जाती थी कि मैं पेपर देने जा रही हूँ। उसका भाई कोटा से लेके जाता था। जब ज़्यादा विवाद हो गया, काफ़ी दिनों तक वो आई नहीं, तो बैठ के बातचीत करने की बात कही, जिनको उन्होंने नकार दिया। फिर उसके बाद हम उसको लेने भी गए, लेकिन वो उसने आने से इनकार कर दिया कि मेरे पेपर हैं। यही बात उसने सेक्शन 9 कोटा में जो लगा हुआ था, उसमें जब हमने उसको नोटिस दिया तो उस नोटिस से चिढ़कर उसने सारे केस 498 ए और 406, 125 भरण पोषण अजमेर में दर्ज करा दिया। उसके बाद ये विवाद बढ़ता ही गया। उस विवाद के बढ़ने के बाद वहाँ पर हम पेशियों पे जाते तो हमारी कोई सुनवाई नहीं। उसका वकील और अलग से हमारे साथ दादागिरी करता, तारीख नहीं लेने देता जब साहब नहीं होते कोर्ट में। फिर हमने उनसे पूछा तो किसी बात का कोई जवाब नहीं देते। इसी तरह से जब अंतरिम भरण पोषण की बात आई, उस पर उन्होंने 29/11/2023 को निर्णय ये दिया कि इसको 10,000 रुपये पर मंथ डेट ऑफ एप्लीकेशन से जब ये परिवार लगा वहाँ से इसको दिया। मैं तो सिर्फ अभी इस समय जूनियर अधिवक्ता के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। क्या कमाई है आपकी? कमाई कुछ नहीं है सर, मैं तो सिर्फ अभी जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कितना कमाते हो आप महीने में? महीने में मैं 4,000 5,000 रुपये। आपके पापा क्या करते हैं? पिताजी नहीं है, गुजर चुके। घर में भाई क्या करते हैं? भाई कोई नहीं है। संपत्ति के नाम पर क्या क्या है आपके पिताजी की दी हुई आपको? मेरे संपत्ति के नाम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ है, विधवा माँ है, उनकी पेंशन मिलती है, उसमें गुजारा करते हैं। किस बात की पेंशन में? रेलवे में थे पापा। रेलवे में थे। रेलवे की पेंशन से आपका घर का खर्चा चल रहा है और अधिवक्ता के रूप में आप यहाँ काम कर रहे हो ताकि आगे से आपका एक अच्छा स्टेप बन सके। तो आपकी पत्नी जो आपकी शादी जो हुई है, उस शादी में पूरी हिंदू रीति रिवाज अनुसार हुई है? पूरी हिंदू, दोनों परिवारों की सहमति से हुई है? जी पूरी। क्या इस तरह से किसी तरह का कोई ऐसा कोई कृत्य किया है जिससे कि आपके ससुराल वालों को या आपकी पत्नी को बुरा लगा? नहीं, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया मैंने, बल्कि हम तो खुद उसको लेने गए, रखने की बोली, उसके बावजूद वो नहीं आती है। वो सिर्फ एक ही बहाना बनाती है कि मेरे पेपर हैं, मैं रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो ये क्या परीक्षा चलती रहेगी क्या उसकी? किसी तरह का कोई ऐसा डाउट आपको अपनी पत्नी को लेकर? कोई डाउट नहीं। कोई डाउट जिससे कि आपके बीच में विवाद होने की संभावना हुई हो? कोई विवाद होने की संभावना नहीं हुई। आपका जो अभी वर्तमान में जो मामला चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या आपके खिलाफ जो दर्ज 498 और 125 का कार्रवाई जो करी है वो कितनी सत्य है और कितनी असत्य है? पूरी मिथ्या साक्ष्य पे है। किस आधार पे? इस आधार पे कि अलग अलग परिवादों में ये अलग अलग बयान कर रही है। कभी उसमें कुछ बताती है मेरे को MA-MSc बता देती है। अजमेर में MA-MSc बताया। नोटिस जब हमने दिया था उसके जवाब नोटिस में उसने हमको MA बताया। नोटिस में बोल रही है कि एक बेरोजगार आदमी है
इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, उसको ठीक करने के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और अजमेर में 125 में भरण पोषण में और 498 में बताया कि 50,000 रुपये महीना कमा रहा है ट्यूशन से। ना तो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ना स्कूल में जाता हूँ। कभी बोलती है ये प्राइवेट स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य करता है, जो अस्थायी है, इसको कभी बैठाया जा सकता है। ये एक तरफ ये 125 में 498 में बोलती है कि इसकी इनकम बहुत अधिक है ट्यूशन से, और साइंस के बच्चों को, विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाता है, तो उससे ये 50,000 रुपये कमाता है। अब बताइए, अगर मेरे पास 50,000 रुपये मैं कमा रहा होता तो वो मुझे छोड़ के जाती है। यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि जानबूझकर मुझ पर पत्नी द्वारा अत्याचार किया जा रहा है और 498 जैसे अन्य अनर्गल मुग्ध में लगाकर मुझे आर्थिक रूप से कमज़ोर जी, किया जा बिल्कुल रहा ये है। सत्य है। और जब भी मैं उससे बात करने की कहता हूँ, वो ये कहती है मेरा वकील बात करेगा। क्या नाम है आपका, क्या मामला है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार पंकज है। हाँ, मैं केशवपुरा सेक्टर 4 में रहता हूँ। मेरा गांव का नाम बड़ौद है। मैं किराए से रहता हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। मैं यहाँ उनके कहने पर, मेरे ससुराल वालों के कहने पर रहता हूँ। मैं ना तो शराब पीता हूँ, ना ही मांस मदिरा का सेवन करता हूँ। मेरी पत्नी को मेरी सास मेरे पीछे से आकर ले गई। मैं मजदूरी करने गया था। वो मुझे बार बार ही कमरा खाली करवाते हैं, इधर से उधर मेरे को बार बार ही बुलाते हैं। मेरी पत्नी को 5 महीनों से उन्होंने अपने घर बैठा रखा है, जबकि हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है और ना ही कभी विवाद हुआ हमारा। उन्होंने मुझे वहाँ महिला थाने बुलाकर हम दोनों का राजीनामा भी करवाया, लेकिन राजीनामे के बावजूद भी उन लोगों ने मेरी पत्नी को नहीं भेजा। मैंने उनके खिलाफ मालनगर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। ये लोग मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मेरी बीवी ने मेरे साथ रहने के लिए हाँ भी करी है। मैं मेरे अपने पड़ोसी को लेकर 7-8 बार उसको लेने भी गया था, लेकिन वो लोग बोलते हैं भेजेंगे, लेकिन वो लोग नहीं भेजते। हालांकि मेरी बीवी वहाँ तो कह देती है कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले उसको दबा देते हैं और बोलते हैं अगर तू इसी इंसान के साथ रहेगी तो आज के बाद हमारे दरवाजे तेरे लिए बंद हो गए हैं। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ। मैं जितना कमाता हूँ मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, लेकिन ये लोग मुझे चैन से नहीं जीने देते। मेरा अभी भी इन लोगों ने कमरा खाली करवा दिया है और मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है। मैं इधर से इधर भटक रहा हूँ मेरी बीवी के लिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरी सहायता करें।